हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बच्चों, जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो उसी प्रॉमिस को फुलफ़िल करते हुए हमने एक और कदम आगे बढ़ाया है। आज हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस का चैप्टर, और उसमें करेंगे हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अकेला चैप्टर 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस है। 40 में से 10 मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे, सोच लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का नाम है। अब ये क्या था, नेशनलिज्म क्या था? इट वॉज अ कंसेप्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। ठीक है, ये क्या था? ब्रिटिश राज पे एक कंसेप्ट था। क्या था? द इंडियन इंडिपेंडेंस फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल्स। मतलब जो अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ हमारी जो लड़ाई थी, वही उस टाइम पे नेशनलिज्म था। ठीक है, अब हम पहला टॉपिक करते हैं। पहला जो हेडिंग है ये, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट। देखो बच्चों, इंडिया ने डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। वर्ल्ड वॉर 1914 से 1990 तक चलने वाला पहला विश्व युद्ध था, लेकिन इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मगर ब्रिटिश हुकूमत थी इंडिया के ऊपर, इस वजह से इनडायरेक्टली इंडिया को पार्टिसिपेट करना पड़ा है। ठीक है, अब देखो बच्चा, कैसे पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया में डिफेंस बजट को बढ़ा दिया। जैसे मान लो अभी आर्मी होती है सरहदों पर, बॉर्डर पर आर्मी है, सीमाओं पर, तो उनका कुछ सैलरी जाती होगी, तो कुछ एक बजट उनके लिए डिसाइड किया जाता है कि 100 रुपये, 100 करोड़। ठीक है, तो उस टाइम पे मान लो अगर 100 रुपये थे बजट, ठीक है, आर्मी के लिए, तो वो क्या हो गया, 500 से 600 कर दिया उन्होंने। बात समझ में आ रही? मतलब 5 टाइम्स 6 टाइम्स उन्होंने कर दिया। अब बच्चों देखो, ये बजट बढ़ा तो दिया, अब बजट बढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो उस टाइम पर ही ये नया कॉन्सेप्ट आया था इनकम टैक्स का। ठीक है, तो क्या क्या किया ब्रिटिशर्स ने? डिफेंस बजट बढ़ाया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, कस्टम ड्यूटीज को डबल कर दिया। मतलब जो सामान बाहर से मंगाने पे ड्यूटी जो टैक्स लगता है, उस टैक्स को डबल कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, लेड टू अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ फॉर कॉमन पीपल। मतलब कि जो आम आदमी थे उनके लिए दिक्कतें बढ़ा दी गई। ये ऐसा समय था कि इसके बाद फिर क्रॉप फेलियर भी हो गया, मतलब फसल की बर्बादी भी शुरू हो गई, और इन्फ्लुएंजा भी आ गया। इससे फ़र्क क्या हुआ यार, आम आदमी बिल्कुल त्रस्त हो गया, उसके पास खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं बची थी। हाँ, कुछ भी नहीं था, मगर टैक्स इन्होंने कम नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, बल्कि बढ़ाया। तो इस वजह से पूरे देश में गुस्सा था। ठीक है, अब उसी टाइम पर 1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। देखो बच्चों, गांधी जी अफ्रीका में रेसिज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने जीती थी। तो जब वो इंडिया में आए तो उनकी एक इमेज बन गई, एक इंपॉर्टेंस बन गई सोसाइटी में। ठीक है, अब आप सोचो यार, कोई भी इंसान बाहर से लड़ाई लड़के आ रहा है, तो देश वालों को भी तो उससे उम्मीद होगी कि हाँ, ये हमारे लिए भी करेंगे। गांधी जी भी उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे, और 1915 में उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत कर दी। आने के बाद ही 1917 वो चंपारण बिहार गए। बिहार में क्या था, किसान लड़ रहे थे तलुकदार वगैरह से। ठीक है, तो वहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी, वहाँ पे कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं था, उनको वकील वगैरह नहीं मुहैया होते थे। तो गांधी जी वहाँ पे गए, सत्याग्रह किया, राजेंद्र प्रसाद वगैरह ऐसे लोगों से मिले, एक केस लड़ने के लिए इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया। तो पहला तो सत्याग्रह उन्होंने वहाँ शुरू किया। उसके बाद उसी ईयर में, सेम ईयर में, वो खेड़ा गुजरात गए, वहाँ पर भी उन्होंने लड़ना सिखाया किसानों को कि हाँ, आवाज़ उठाओ। ठीक है, एक साल बाद 1918 में वो अहमदाबाद गए, वहाँ पर मिल वर्कर के खिलाफ उन्होंने मिल वर्कर्स के साथ खिलाफ नहीं, उन साथ लड़ाई लड़ी। वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी कि जो वर्कर्स थे उनको सैलरी वगैरह का ना मिलना, उनके अधिकारों का हनन होना, ये सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया था। ठीक है, अब इसी टाइम पे रॉलेट एक्ट आ गया। हाँ बच्चों, इन केस आपको सोच रहे होगे कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। द रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था बेटा, ये डेफिनेशन मैं किताब के हिसाब से बता रहा हूँ। इट गिव्स इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। देखो यार, किसी भी सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठ रही है ना, वो कभी नहीं चाहेगी आवाज़ उठे, वो उसको दबाना चाहेगी। तो ये दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। ये कहता था कि जैसे उस समय जो क्रांतिकारी थे, ठीक है,
तो जिनका कहीं भी नाम आ गया, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, किसी में कैंपेन में, किसी भी सत्याग्रह में नाम आ गया, उनको उठाओ और जेल में डाल दो, बिना किसी वकील, बिना कोई मुकदमा। ये चीज़ें गलत थी। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को नेशन वाइड सत्याग्रह, ये पहला ऐसा मौका था जब पूरे देश में एक साथ एक टाइम पर कोई सत्याग्रह, कोई मूवमेंट शुरू हुआ हो। इससे पहले टुकड़ों में, मतलब कि एक पार्ट में कहीं हो रहा है इंडिया के, फिर कहीं दूसरे पार्ट में कभी और हो रहा है, लेकिन ये पहला टाइम था कि नेशन वाइड सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अब इसी सिलसिले में आगे क्या होता है, 10 अप्रैल 1919 को कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अमृतसर में, वहां पर गोलियां चला दी जाती हैं। अब इसके अगेंस्ट, मतलब गोलियां चलाई गई, ये गलत चीज था। इसके अगेंस्ट लोगों ने क्या किया, लोगों में जो गुस्सा था, उन्होंने कैसे गुस्से को निकाला, पुलिस ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, रेलवे स्टेशन, इन सबको बर्बाद, मतलब जलाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है। इस चक्कर में मार्शल लॉ इंप्लीमेंट किया, अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया, मतलब आर्मी का डिप्लॉयमेंट। जैसे इस टाइम पे 144 होता है कि 4 लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, वैसे उस टाइम पे मार्शल लॉ था, लेकिन इससे बुरा था, वहाँ पर मारने की भी छूट दी जाती थी। ठीक है। अब 13 अप्रैल जो होता है बैसाखी का त्यौहार था उस टाइम पे 1919 में। बहुत सारे अमाउंट में, मतलब बहुत सारी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी जालियांवाला बाग। क्या करने के लिए, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वहाँ पे वो लोग त्योहारों को मना रहे थे। देखो बच्चों, उस टाइम पे रेडियो या टेलीविज़न नहीं होता था, तो कोई भी खबर अगर आ रही है ना, तो वो बहुत टाइम बाद पहुंचती थी लोगों के पास। जैसे गांव के लोग हैं, वहाँ पे खबर बहुत टाइम बाद पहुंचती थी। अखबार भी उस टाइम पे बहुत रेयरली कहीं पे जाते थे। ठीक है। तो गांव के लोग आए, इकट्ठा हुए, उनको पता नहीं था मार्शल लॉ क्या होता है, वरना कौन जाएगा भाई अपनी जान देने। हाँ, 1000 लोग मान लो इकट्ठा हुए, तो 10 लोग उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जनरल डायर ने क्या किया, जितने भी एग्जिट थे जालियांवाले बाग के, उस जगह के सारे एग्जिट को इन्होंने क्लोज कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी। सोचो यार, वो इमेजिन करो और आपकी रूह ना कांप जाए तो बताना। ऐसे लोग खड़े हैं और गोलियां चल रही हैं, मतलब मर रहे हैं, लाशें आपके अगल बगल, आपको भी नहीं पता कि कब आपका नंबर आ जाए। ठीक है। तो इसके चक्कर में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ रेवोल्यूशन में, कि बहुत सारे लोग नेशन में, पूरे देश में इसके खिलाफ गुस्सा आ गया, सब लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, वेंट ऑन स्ट्राइक्स, ये सब हो गया। ठीक है। अब वायलेंस हुआ, जालियांवाला बाग कांड हुआ जो बहुत फेमस कांड है। तो उसके बाद गांधी जी ने ये मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, मतलब सत्याग्रह को ख़त्म कर दिया। ठीक है। अब बच्चों, उसी टाइम पे मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी। खिलाफत कमेटी क्यों फॉर्म हुई थी, एक्सप्लेन करते हैं। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की पे बड़ा बुरा फर्क पड़ा था। ठीक है। वहाँ पर खलीफा नाम की एक जगह है जो इस्लाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, समझ रहे हो बात को। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसको इन्वेड किया गया, मतलब वहाँ पे खतरा जब महसूस किया, तो इंडियन के जो मुस्लिम्स थे, हमारे मुस्लिम भाई बहन थे, उन्होंने उसके सपोर्ट में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म करी अंडर द लीडरशिप ऑफ शौकत अली। तो गांधी जी ने इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखा कि देखो, हमारे देश में भी उस टाइम पर भी, जैसे इस टाइम पर हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद होता है, उस टाइम पर भी था। तो गांधी जी ने इसे अपॉर्चुनिटी समझा कि अगर हम खिलाफत कमेटी का सहयोग ले लें, उनको मना लें, तो जो आगे नेशन वाइड, जो राष्ट्र स्तर पे अगर कोई मूवमेंट लॉन्च हो रहा है, उसमें हिंदू और मुस्लिम्स यूनाइट खड़े रहेंगे, ये फ़ायदा मिलेगा, ये लड़ाई को और मजबूत बनाएगा। तो उन्होंने शौकत अली से बात की और मनाने में भी कामयाब हो गए, उन्होंने कन्विंस कर लिया शौकत अली को। ठीक है। और अब देखो बच्चों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आपने नाम सुना होगा। ये मूवमेंट क्या था, हम पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि क्यों था ये मूवमेंट। ठीक है। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों था। गांधी जी को लगता था कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे देश में इस वजह से टिके हुए हैं क्योंकि हमारा उनको सपोर्ट मिलता है, हम इंडियंस कोऑपरेट करते हैं। अगर हम कोऑपरेट ना करें तो वो एक दिन भी हमारे देश में रुक नहीं पाएंगे। तो ये इसलिए था। ठीक है। अब ये मूवमेंट को प्रपोज किया गया, मतलब स्टेज में, कई स्टेज में इस मूवमेंट को खोला गया। मतलब जैसे गेम में लेवल होते हैं, आप लोग खेल रहे हो आजकल, वैसे इसको कई स्टेजेस में इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। पहला मूवमेंट क्या था यार, सरेंडर ऑफ टाइटल्स। जैसे बच्चों देखो, अभी पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे टाइटल्स मिलते हैं जो भी सोसाइटी के, देश के, समाज के जो अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी फील्ड में, उनको ये टाइटल्स दिए जाते थे। उस टाइम पर भी दिए जाते थे। तो जिनको मिला, जिन इंडियंस को मिला, उन्होंने क्या किया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, रख ले तो भाई। ठीक है।
उसके बाद से जो दूसरा स्टेज क्या था, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज, इन सब का बॉयकॉट शुरू हो गया। ठीक है, साथ ही साथ फॉरेन गुड्स और फॉरेन क्लोथ्स को भी बॉयकॉट कर दिया गया। मतलब ये सारी चीज़ों का बॉयकॉट मतलब बहिष्कार शुरू हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट था उस टाइम पे, बहुत बड़ा मूवमेंट इस था। आगे हम समझेंगे क्यों ये बड़ा मूवमेंट था। मैं ये कह रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, अब बच्चे देखो, सोसाइटी में कई लोग होते हैं। ठीक है, सबके लिए कोई मूवमेंट, अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था तो मान लो मैं अमीर हूँ, ठीक है, और मैं गरीब हूँ, मान लो मुझसे कोई अच्छा है, उसके लिए मूवमेंट का कुछ अलग मतलब होगा। जैसे अगर लॉकडाउन लगा था, सबसे बड़ा एग्जांपल लॉकडाउन का है। ठीक है बच्चों, जो प्रवासी मजदूर थे, जो हमारे ऐसे भाई बहन थे जो मुश्किल से कमा खा पाते थे, उनके लिए बहुत बड़ा असर रहा ये लॉकडाउन का। ठीक है, लेकिन जिनके पास पैसे थे वो अपना आराम से घर में बैठ के खा रहे थे, पकवाने बन रहे थे उनके घर में। ठीक है, ऐसे ही समझो। तो कई सोसाइटी में कई क्लास होता है। क्लास मतलब मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, मगर बता रहा हूँ कि रिच पुअर हर लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उस टाइम पे भी होता था। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मतलब था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, हाँ, तो जैसे देखो अवध, जैसे इस टाइम पे हमारे पास स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं। वैसे हमारे पास यूनाइटेड प्रोविंसेस होते थे। ठीक है, प्रोविंसेस होते थे, उनका क्या मतलब था। तो अवध जो था, अवध प्रोविंस था, वहाँ पर क्या था, बाबा रामचंद्र ने लीड किया था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी गए वहाँ पर। तो बुक की लाइनें में पढ़ता हूँ। जवाहरलाल नेहरू इन जून 1920 स्टार्टेड गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध टू अंडरस्टैंड देयर grievances. In October, he along with few others set up the Audh Kisan Sabha, and within a month, 300 branches had been set up in 1921. The peasant movement spread, and the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grains board were taken over. ठीक है, तो 1920 में नेहरू जी घर घर गए, वहाँ पे कन्विंस किया, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, किसानों की क्या समस्याएं हैं। तो उसी टाइम पर अवध किसान सभा फॉर्म हुआ। और देखते ही देखते देखो यार, गुस्सा बहुत था अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये मूवमेंट बहुत फ़र्क डाला, बहुत लोगों को इससे उम्मीदें थी। देखते ही देखते महीने भर में 300 ब्रांचेस अवध किसान सभा के खुल गए। ठीक है, वहाँ पे बातें हुई कि क्या दिक्कतें हैं, कैसे सॉल्यूशन होगा, तो आवाज़ उठाना जब शुरू किया। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, किसानों ने क्या किया, मूवमेंट को स्प्रेड किया। कैसे किया, जो भी तालुकदार थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, जो व्यापारी लोग थे, जो ब्रिटिशर्स के साथ थे, उनके घर को लूटे गए। अनाज के जो अनाज का जो घर होता है, कोल्ड स्टोरेज जिसे कहते हैं हम, वहाँ से अनाज उठाने लगे। अगर सरकारी जगह पे कहीं अनाज रखा जाता था तो वहाँ से लूटना शुरू हो गया। तो ऐसी चीज़ें थी। ठीक है, अब ऐसे ही आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश में बेटा गुडेम हिल्स नाम की एक जगह थी। वहाँ पर क्या था कि ट्राइबल्स को, मतलब आदिवासियों को उसमें जाने से रोक दिया गया था, मतलब फॉरेस्ट। अब देखो यार, जिसकी ज़िंदगी ही वो जंगल है, उनको आप उन्हीं से रोक दो, मछली को पानी में जाने से रोक दो, तो क्या होगा यार, रेबल तो होगा ही। तो वहाँ पर एक लीडर आए उभर कर, अल्लूरी सीताराम राजू। उन्होंने कैसे क्लेम करते थे कि उनके पास दैविक शक्तियाँ हैं, भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान ने उनको शक्ति दी है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। उनसे कन्विंस होकर कई लोगों ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। हाँ, लेकिन इनका ये मानना था, ये गांधी जी के उस थियोरी से, नॉन वायलेंस से इम्प्रेस ज़रूर थे, मगर इनकी एक अलग थ्योरी थी कि हमें हथियार उठाना पड़ेगा। इनके जो साथी थे, कई लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया, मूवमेंट को ये लोग ऐसे आगे ले गए। 1924 में ये पकड़े गए थे, वो अलग बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे आसाम में क्या था। आसाम में देखो बेटा, जैसे सुना होगा कि चाय की बागान होती है, बागान मतलब बगीचे होते हैं, वहाँ पे चाय की खेती होती है। ठीक है, तो 1859 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लाया था कि इसके हिसाब से जो भी उस बागान यानी बगीचे में आ गया एक बार काम करने, उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। ये कितना, मतलब सोच रहे हो, हमारे मानव अधिकार का हनन था। तो जब ये मूवमेंट आया नॉन कॉपरेशन, तो सबको लगा हाँ, अब गांधी राज आ रहा है और अब क्या होगा कि हम आज़ाद हैं। तो वो सब लोग वो एरिया छोड़कर भागना शुरू कर दिए। तो ये कई लेवल पे क्या मतलब था मूवमेंट का, ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट चीज़ वो है कि इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अब रिजल्ट क्या रहा? हाँ, हुआ, लॉन्च हुआ, तो ये तो सबको पता है। तो क्या हुआ बेटा, देखो मिडिल क्लास पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छे से, जो मध्यम वर्गीय परिवार है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया लोगों ने, ठीक है। स्टूडेंट अपने कॉलेजेस छोड़ दिए, सबने अपनी नौकरियां छोड़ दी, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, हेडमास्टर ने रिज़ाइन कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। फॉरेन क्लोथ्स और गुड्स जलाए जाने लगे, मतलब कि हम अब बाहरी सामानों, विदेशी सामानों का यूज़ नहीं करेंगे और जलाने शुरू कर दिए। सब लोग अपना खादी को अपनाने लगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा फ़र्क था। इससे क्या हुआ कि जो इम्पोर्ट था, इम्पोर्ट मतलब बेटा जो हम सामान मंगाते हैं, तो पहले मान लो 102 करोड़ का मंगा रहे थे, तो ये मूवमेंट के बाद वो 57 करोड़, मतलब लगभग आधा हो गया था। सोचो कितनी बड़ी जीत थी, कितना हम लोग यूनाइटेड होके लड़े थे, ठीक है। इसके बाद से फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी ने इस मूवमेंट को बुला लिया। अब बच्चों देखो, हर चीज़ की ना मेरिट्स डीमेरिट्स होती हैं। इसका क्यों ये सक्सेसफुल नहीं रहा, क्यों अंग्रेज गए नहीं इस मूवमेंट से? रीज़न ये था, देखो बेटा, हम स्कूल छोड़ दे रहे हैं, हम कॉलेज छोड़ दे रहे हैं, मगर हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं था। हमने यार खाना छोड़ दिया, ठीक है। जैसे अभी लॉकडाउन में मान लो 10 दिन 20 दिन के लिए हमने अपनी नौकरी नहीं गए, मगर अब क्या 10 दिन 20 दिन तो चला लिया हमने, मगर आगे कैसे, आगे हमारा घर कैसे चलेगा? सेम चीज़ है, सेम प्रॉब्लम उस टाइम पे थी, ठीक है, कि 10 दिन 20 दिन, महीना भर, 6 महीना तो हाँ नहीं गए, नहीं पढ़ाई किया, मगर फिर डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएगा ना इससे। तो इस चक्कर में बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उस मूवमेंट का, ठीक है बच्चों। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, सी यू वेरी सून, और पढ़िए, मेहनत करिए, 20 दिन आर्या पार।